पिछले 5 सालों से मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान चला रहा हूँ, लेकिन आज तक यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया है। लेकिन हर दिन मेरे आदमियों की एक पूरी फौज पानी की बाल्टियां लेकर बाहर जाती है और लौटते वक्त ढेर सारी चांदी लेकर आती है। ये इस पूरे शहर का सबसे बड़ा पानी का साम्राज्य है, जहाँ सिर्फ पानी बेचकर मैं हर महीने हजारों सिल्वर कमा लेता हूँ। लेकिन कौन सोच सकता है कि आज इतना अमीर दिखने वाला ये इंसान 5 साल पहले भूख से मरने की कगार पर खड़ा एक भिखारी था। जब मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं, तब अचानक नॉर्थ प्रिंस पे शिंगफेंग ने मुझे ढूंढ निकाला। उनकी नज़र मेरे सीने से लगे उस पुश्तैनी जेड पेंडेंट पर थी। कहा जाता था कि उसमें अमर होने का कोई जादुई राज छुपा है। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं उस बेशकीमती चीज़ को अपने पास नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी जान और ऐशो आराम के बदले उसे सौंपने का फैसला किया। मुझे लगा था कि शायद मुझे मना लिया जाएगा, लेकिन पेई शिंगफेंग ने बिना एक पल की देरी किए मेरी शर्त मान ली और उस दिन से मैं उनके घर का एक वफादार नौकर बन गया। मुझे लगा था कि मैं उनके टुकड़ों पर ऐश करता रहूंगा, लेकिन 5 साल बाद एक दिन पेई शिंगफेंग ने मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा। अगर मैं ये पेंडेंट तुम्हें वापस करना चाहूँ तो क्या तुम इसे लोगे? मैंने बिना एक पल की झिझक के तुरंत इनकार कर दिया। मालिक, अगर ऐसा है तो मुझे आपके सारे एहसान वापस करने होंगे। सिर्फ पिछले ही साल मैंने 3,000 सिल्वर खर्च किए हैं। अगर मैं अपना दिल चीर कर भी दे दूं तो भी ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मेरी बस यही विनती है कि मुझ पर रहम करें और मुझे जिंदगी भर अपने कदमों में सेवा करने का मौका दें। हा 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 हा, पेई शिंगफेंग जोर से हंसे। तुम काफी दिलचस्प हो। एक साल में 3,000 सिल्वर उड़ा दिए, लेकिन जो नौकर पैसा खर्च कर सकता है वही असली वफादार होता है। उन निकम्मों से तो बहुत बेहतर है जो किसी काम के नहीं। उनकी इस हंसी ने आसपास के तनाव को पल भर में खत्म कर दिया। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। चलो, आज भी मेरी जान बच गई। मैंने भी चापलूसी करते हुए कह दिया, ये सब आपकी महानता है मेरे आका। पेई शिंगफेंग को मेरी ये बातें बहुत पसंद आई और उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया। बाहर से मैं उनके सामने झुका हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद सच में उनका एहसानमंद होता, लेकिन मैं तो एक टाइम ट्रैवलर हूँ जिसे इस पुरानी दुनिया के नियमों से कोई मतलब नहीं है। बस बात इतनी सी है कि पैसा कमाना मुश्किल है और पेट पालने के लिए इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन तभी उनके अगले ही वाक्य ने मेरी धड़कनें रोक दी। इस दुनिया में सच में अमर होना और कल्टीवेशन करना मुमकिन है, उन्होंने कहा। मेरा संपर्क एक असली अमर हस्ती से हो गया है और वो मूल रूप से तुमसे मिलना चाहते थे। उनके शब्दों में छुपे इशारे को समझते हुए मैंने तुरंत घबराने का नाटक किया। मालिक, मुझ जैसे एक मामूली इंसान से कोई महान हस्ती क्यों मिलना चाहेगी? उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों के पास वो अमरता का भाग्य था। उस महान हस्ती को तुम्हें ही खोजना था, लेकिन तुमने वो जेड पेंडेंट मुझे बेच दिया। सही कहा ना? पेई शिंगफेंग की इन बातों ने मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया। लेकिन एक नौकर होने के नाते मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मुझे बस सिर झुकाकर हामी भरनी थी। जाओ, खजाने से 1,000 सिल्वर ले लो, उन्होंने बड़े ही सामान्य लहजे में कहा। मैं हमेशा इनाम और सजा में फ़र्क समझता हूँ। तुम मेरे प्रति वफादार हो तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उनका ये मामूली सा इनाम भी इतना था कि हजारों भूखे लोग 6 महीने तक पेट भर सकें। 3 दिन बाद पूरा महल रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। पेई शिंगफेंग अपने सबसे शानदार कपड़ों में सबसे आगे खड़े थे, जबकि मुझे बाकी व्यापारियों के साथ एक कोने में भीड़ का हिस्सा बनने के लिए धकेल दिया गया था। तभी अचानक आसमान के घने बादलों में एक दरार पड़ी और वहां से बेहद खूबसूरत यूनलुओ परी धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। पूरे शहर में एकदम सन्नाटा छा गया और अगले ही पल खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अनगिनत लोग उनके सम्मान में घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन एक अजीब बात हुई। पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में यूनलुओ अचानक उस तरफ मुड़ी जहां मैं खड़ा था। मेरे आसपास के सभी लोग तुरंत घुटनों पर बैठ गए। बस एक मैं ही था जो वहां बेवकूफ़ों की तरह खड़ा रहा। उस पल उनकी वो दिव्य छवि मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। मैंने मन ही मन सोचा, अमर होना कितना खूबसूरत एहसास होगा। जब तक मैं अपने ख्यालों से बाहर आता, यूनलुओ महल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। पेई शिंगफेंग ने अपने पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने मेरा जेड पेंडेंट अपने सीने पर पहन रखा था। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, पेई परिवार का 9वां बेटा पेई शिंगफेंग आपका स्वागत करता है। यूनलुओ के चेहरे पर पहले उलझन दिखी, लेकिन फिर पेंडेंट की चमक देखकर वो समझ गई। शायद उन्हें लगा कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। तभी यूनलुओ ने अपनी उंगली उठाते हुए इशारा किया। तुम्हारा ये पेंडेंट। पेई शिंगफेंग ने तुरंत जवाब दिया, ये वो किस्मत है जो मुझे 5 साल पहले एक महान इंसान के मार्गदर्शन से मिली थी। यूनलुओ की आवाज़ में थोड़ी सख्ती आ गई। किसी और की किस्मत छीनना कोई अच्छा कर्म नहीं है। पेई शिंगफेंग ने तुरंत एक पुराना जेड दस्तावेज निकाला और कहा, 3 साल पहले आपके संप्रदाय के बड़ों ने किस्मत बदलने का यह दस्तावेज मुझे सौंप दिया था। यूनलुओ ने उस दस्तावेज को देखा। उसमें सच में उनके संप्रदाय की मुहर थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसे गुस्से में फेंक दिया। 5,000 साल पहले तय किए गए कर्मों को तुम लोग सिर्फ 5 साल में कैसे बदल सकते हो? पेई शिंगफेंग ने खुद को सही ठहराते हुए कहा, मैंने किसी से कुछ छीना नहीं है।
असल में लू परिवार का वारिस खुद एक भिखारी बन चुका था, इसलिए उसके परिवार के बड़ों ने यह किस्मत मुझे सौंप दी और इसके बदले में मैंने उस लू परिवार के वारिस को जिंदगी भर की दौलत और शोहरत दी है। युनलुओं की आंखें जैसे इंसान के आर पार देख सकती थीं। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जिंदगी भर की दौलत अमर होने की किस्मत से बढ़कर है? युनलुओं जानती थीं कि शाही परिवार ने जरूर कोई बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया होगा, तभी संप्रदाय के लोगों ने लू परिवार की किस्मत छीनने की इजाजत दी। लेकिन संप्रदाय के इतने बड़े आयोजन में इस तरह की बेईमानी कैसे बर्दाश्त की जा सकती थी? उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया, लू परिवार के वारिस को यहाँ बुलाओ, मैं खुद आमने सामने सच्चाई जानना चाहती हूँ। पेई शिंगफेंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे बुलाने का आदेश दिया। मुझ जैसा एक मामूली नौकर उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वैसे भी उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने मुझे इतने सालों में पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। युनलुओं ने जब मुझ जैसे एक साधारण इंसान को देखा तो वो सोच में पड़ गई कि क्या मेरे लिए उस किस्मत को वापस मांगना सही भी होगा? भले ही 5000 साल पहले ये तय हुआ था कि लू परिवार का वारिस ही उनका रक्षक बनेगा, लेकिन मैं सत्ता और ताकत से भरे पेई शिंगफेंग के सामने कुछ भी नहीं था। और तो और उनका अपना संप्रदाय भी शायद उनका साथ नहीं देता। क्या सच में उन्हें इस स्थिति के सामने हार मान लेनी चाहिए? यही सब सोचते हुए युनलुओं ने मुझसे पूछा, 5000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों और मेरे संप्रदाय के बीच एक कर्म का रिश्ता बना था, क्या तुम जानना चाहते हो? मैंने सिर झुकाकर कहा, कृपया मुझे बताएं। अगर लू परिवार का वारिस काबिल हुआ तो उसे अमरता के रास्ते पर ले जाया जाएगा, वरना उसे जीवन भर की दौलत और ऐशो आराम दिया जाएगा। इससे पहले कि युनलू अपनी बात पूरी कर पाती, पेई शिंगफेंग ने बीच में ही टोक दिया। मैंने उसे ये बात बहुत पहले ही बता दी थी और उसने अपनी मर्जी से ये सब मुझे सौंप दिया है। महाराज खुद इस बात के गवाह हैं। महाराज का नाम सुनकर युनलू ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। अगर ये सच था तो अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने वो दस्तावेज वापस उठाया और पढ़ना शुरू किया। आदेश तय हो चुका है। लू परिवार का वारिस निकम्मा और भिखारी बन चुका है, जिसने अपनी मर्जी से अपने पूर्वजों के कर्मों को बेच दिया है। इसलिए उसकी किस्मत पेई परिवार के 9वें बेटे को दी जाएगी, जो इसका फल भोगेगा और इसका कर्ज भी चुकाएगा। पेई शिंगफेंग मुस्कुराए और बोले, आदेश सिर माथे पर। मैं जल्द ही महाराज से उसे एक बड़ा ओहदा देने की सिफारिश करूंगा। ठीक है, युनलुओं ने कहा। उन्हें लगा था कि मैं इस फैसले से खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं वहीं का वहीं सुन्न खड़ा रह गया। मेरी आंखों की चमक धीरे धीरे टूटने लगी थी। काफी देर बाद मेरे मुंह से बस एक हल्की सी आवाज निकली। मुझ जैसे पेट की भूख से लड़ने वाले इंसान को इन सब में दखल देने का कोई हक नहीं था। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो भी मैं वो पेंडेंट बेच ही देता, क्योंकि इंसान के लिए सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। रही बात भविष्य की, तो या तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा या फिर सही मौके का इंतजार करके एक नई उड़ान भरूंगा। युनलुओं को भी अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। गलती उनके संप्रदाय के बड़ों की थी, लेकिन बुरा उन्हें बनना पड़ रहा था। शायद इसी पछतावे की वजह से उन्होंने मुझे एक लाल रंग की जादुई गोली दी। ये मेरे संप्रदाय की एक खास अमर गोली है। इसे खा लो, ये तुम्हारी उम्र बढ़ाएगी और तुम्हें एक लंबी जिंदगी देगी। इसे मेरी तरफ से एक मुआवजा समझो। लेकिन उस वक्त उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक फैसला मेरी और उनकी किस्मत को हमेशा के लिए एक साथ बांध देगा। अगले ही पल जब मैंने उस लाल गोली को ध्यान से देखा तो मेरे माथे के बीचों बीच एक हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसे खाते ही कोई बहुत जरूरी चीज मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या वो मेरी अमर होने की किस्मत थी? लेकिन अगर वो सच भी होती तो मैं क्या कर लेता? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पता था कि वो जेड पेंडेंट कितना कीमती है, फिर भी मुझे उसे चुपचाप सौंपना ही पड़ा था। तभी युनलुओं ने बहुत ही कोमल आवाज में कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुम्हारी किस्मत तुमसे छीन ली गई है। अगर तुम ये गोली नहीं खाओगे तो शायद तुम 30 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। मेरी मुट्ठी कस गई। तो इसका मतलब मेरी सारी बीमारियां और कमजोरी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरी किस्मत मुझसे छीन ली गई थी? मेरी खामोशी देखकर पेई शिंगफेंग को गुस्सा आने लगा। वो मेरी तरफ से फैसला लेने ही वाले थे कि मैंने अचानक अपना सिर उठाया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिना उस किस्मत के क्या मैं फिर भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ? मैंने पूछा। बिल्कुल कर सकते हो, उन्होंने जवाब दिया। किस्मत तो बस एक आसमान से मिली देन है, लेकिन इंसान की अपनी एक मूल नियति भी होती है। हमारे संप्रदाय के संस्थापक ने भी किस्मत के खिलाफ जाकर बिना किसी आसमानी देन के अमरता हासिल की थी। पेई शिंगफेंग ने ताना मारते हुए कहा, इस दुनिया में ऐसे कितने संस्थापक पैदा हुए हैं? अपनी औकात में रहो, इसे खा लो। मैं तुम्हें पुश्तैनी ओहदा और जिंदगी भर की बेशुमार दौलत दूंगा। आखिरकार सालों पहले की तरह आज भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने चुपचाप वो लाल गोली निगल ली। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई गहरा तार टूट गया हो। उस रात पूरे महल में जश्न का माहौल था। मेहमानों की भीड़ लगी थी, लेकिन मैं एक शराब की बोतल लेकर वहां से निकल गया और खुद को पूरी तरह से नशे में डुबो लिया। एक पुल के नीचे बैठा मैं,
नदी की ठंडी हवा से थोड़ा होश में आया और खुद पर ही हंसने लगा। घुटने टेक कर जीना ही मेरा जीने का तरीका बन चुका था। लेकिन अगर इंसान अपने पैरों पर खड़ा होकर जी सकता है तो भला घुटनों के बल कौन जीना चाहेगा। जैसा कि मुझे अंदेशा था, रात भर ठंडी हवा में रहने की वजह से मैं अगले दिन बीमार पड़ गया। अच्छी बात यह थी कि अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं किसी भी अच्छे हकीम को बुला सकता था। लेकिन मेरी ये सारी दौलत सिर्फ पेई परिवार की दी हुई भीख थी और मैं खुद पेई परिवार का एक वफादार कुत्ता मात्र था। ये ख्याल आते ही मेरी मुट्ठियां कस गईं और मेरे दिमाग में एक आग सी जल उठी। अब मैं किसी के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा बह रही है। ये जरूर उसी लाल गोली का असर था जो मैंने कल खाई थी। मुझे हर हाल में इस मौके को अपनी मुट्ठी में कैद करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे पेई शिंगफेंग के पास ही रहना था। जहां जरूरत हो वहां चापलूसी करनी थी और जहां जरूरत हो वहां बेवकूफ बनने का नाटक करना था। क्योंकि मैं सिर्फ एक आम इंसान था जिसके पास अपनी किस्मत वापस पाने की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन अगर मेरे इस झुकने से मुझे मेरा हक मिल सकता है तो ये सब सहना पूरी तरह से जायज है। मुझे नहीं पता था कि मेरे सब्र का फल इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसी पुल के ऊपर से हथियारों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी पूरे रोप के साथ आगे बढ़ रही थी। युनलुओ ठीक सामने खड़ी थी और कुछ ही दूरी पर लू परिवार की वो शानदार हवेली थी जिसके रख रखाव पर मैं हर साल दसियों हजार सिल्वर खर्च कर रहा था। सच में मैं एक बेहद आलीशान जिंदगी जी रहा था। युनलुओ पूरी तरह खामोश थीं। वो इन अमीरों के गंदे सियासी खेलों में नहीं पड़ना चाहती थीं। वो बस अपना ज़मीर साफ रखना चाहती थीं। पहला, अपनी तरफ से मुझे मुआवजा देकर, और दूसरा, ये सुनिश्चित करके कि लू परिवार का वारिस एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, मैं वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। भले ही मेरा चेहरा अभी भी बीमारी की वजह से पीला पड़ रहा था, लेकिन मैंने पूरे आत्मसम्मान के साथ सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। नॉर्थ प्रिंस को मेरा प्रणाम, युनलुओ परी को मेरा प्रणाम। मेरी इस अदब और सम्मान को देखकर पेई शिंगफेंग के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि मेरे मन में कोई बगावत नहीं है। युनलुओ ने बात शुरू करते हुए कहा, मैं आज सिर्फ ये देखने आई हूँ कि तुम कैसे रह रहे हो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को तुम्हारा कर्जदार मानती हूँ। अगर मैं अपनी आंखों से तुम्हारी हालत नहीं देखती तो मेरे दिल को कभी चैन नहीं मिलता। यह आपका बड़प्पन है, मैंने घबराते हुए कहा। युनलुओ ने मेरे शब्दों में छुपी दूरी और बचाव को तुरंत भांप लिया, लेकिन उन्हें इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने ही तो मेरी किस्मत छीनने दी थी। पे परिवार ने तुम्हें जो दौलत दी है वो कैसी है, उन्होंने पूछा। बहुत ही शानदार, मैंने जवाब दिया। मालिक ने मुझे एक ऊंचे ओहदे से नवाजा है जो मेरे लिए किसी बहुत बड़े एहसान से कम नहीं है। इसके अलावा मुझे रहने के लिए ज़मीन और ये हवेली भी दी गई है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मालिक और आपकी दया का नतीजा है। ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। युनलुओ ने बस इतना कहा, ठीक है, और बाहर की तरफ मुड़ गईं। पेई शिंगफेंग और उनके लोग भी चापलूसी करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन जब मैं उन्हें मुख्य दरवाजे तक छोड़ने गया तो मुझे कुछ बहुत ही अजीब लगा। जो खास सैनिक पेई शिंगफेंग के साथ आए थे वो उनके साथ नहीं गए, बल्कि वो सब एक साथ मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और मैंने बहुत ही सावधानी से पूछा, मालिक, आपके ये सैनिक, आजकल शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है, पेई शिंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए मैंने खास तौर पर अपने कुछ सैनिकों को तुम्हारे घर की रखवाली के लिए भेजा है। उनकी बात खत्म होते ही युनलुओ ने झटके से मेरी तरफ देखा। उन्होंने हवा में एक खौफनाक जानलेवा इरादा महसूस कर लिया था। ये पहली बार था जब उन्होंने मेरे अंदर इतने गहरे और भयानक जज्बात देखे थे। मेरा सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। जब से मैं इस दुनिया में आया था मैंने अनगिनत बार मौत को करीब से देखा था। सावधानी ही मेरा सबसे बड़ा उसूल था और मेरी सुरक्षा मेरी सबसे पहली जरूरत थी। हवेली में रुके ये सैनिक मेरी गर्दन पर लटकी एक नंगी तलवार की तरह थे। पेई शिंगफेंग ने अनजाने में मेरी उस हद को पार कर दिया था जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर भी चेहरे पर बिना कोई भाव लाए मैंने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। मैं तो बस एक मामूली सा व्यापारी हूँ। पुराने कानूनों के मुताबिक एक व्यापारी अपने पास निजी सैनिक नहीं रख सकता। पेई शिंगफेंग ने अपना रौब दिखाते हुए कहा, तुम बहुत जल्द एक नवाब बनने वाले हो। ये तुम्हारे लिए वो मुआवजा है जो संप्रदाय और पेई परिवार ने मिलकर तय किया है। क्या तुम शाही आदेश को ठुकराने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने मन ही मन सोचा, इतने सालों तक बर्दाश्त किया है तो कुछ और सही। अभी मुझे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिस दिन मौका मिलेगा मैं खुद इस पेई परिवार को हमेशा के लिए खाई में धकेल दूंगा। पेई शिंगफेंग के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान तैर रही थी। अपनी ताकत से दूसरों को कुचलना उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुख लगता था। दूसरी तरफ युनलुओ मन ही मन निराश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि लू परिवार का ये वारिस बहुत ही डरपोक और कमजोर है। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, उन्हें हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उनके पास किसी के भी मन की गहराई और उसके असली विचारों को सुनने की जादुई ताकत थी। भले ही इस दुनिया के नियमों ने उनकी शक्तियों को काफी हद तक दबा रखा था, फिर भी वो लोगों के सबसे मजबूत विचारों को सुन सकती थी।
और उस पल मेरे मन से निकली जिस आवाज़ को उन्होंने सुना उसने उन्हें वहीं का वहीं जड़ कर दिया। जब आसमान किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला होता है तो सबसे पहले वो उसके इरादों की परीक्षा लेता है और उसकी हड्डियों को दर्द से तोड़ता है। मेरे अंदर चल रहे इस तूफान को सुनकर यूनलुओ हैरान रह गईं। एक मामूली से इंसान के अंदर इतनी भयानक इच्छा शक्ति और जुनून कैसे हो सकता है? उनके गुरु ने एक बार कहा था कि महानता सिर्फ कल्टीवेशन करने वालों की जागीर नहीं है, कभी कभी एक साधारण इंसान भी दुनिया का सबसे कड़वा सच बोल सकता है। क्या ये इंसान ही वो असली वजह था जिसके लिए उन्हें इस दुनिया में भेजा गया था? अगर उन्हें इसके जरिए कुछ सीखने को मिला है तो उन्हें भी इस कर्म का बदला चुकाना होगा। मैं तुम्हें कल्टीवेशन की एक खास तकनीक दे रही हूँ, ये देखने के लिए कि क्या सच में लू परिवार का वारिस इसके लायक है, यूनलुओ ने कहा। मैंने सोचा अगर इन्हें मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो ये इतना बड़ा नाटक क्यों करती। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत सावधानी से उनकी उंगलियों को छुआ। मेरी इस घबराहट को देखकर यूनलुओ हल्की सी मुस्कुराई और उन्होंने खुद मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल एक बर्फीली ठंडक सीधे मेरे माथे के बीचों बीच उतर गई। मेरे दिमाग में जैसे कोई भयानक विस्फोट हुआ और अनगिनत सुनहरे अक्षर मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही हो। मुझे उन अक्षरों का एक भी मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी मेरे माथे पर एक बहुत ही भयंकर ऊर्जा ने जोरदार प्रहार किया, जैसे वो मेरे शरीर पर लगी उन सारी जंजीरों को तोड़ देना चाहती हो ताकि मेरी किस्मत की चमक को कोई भी आसमान या ताकत दोबारा न रोक सके। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक तेज रोशनी भर गई। उन अक्षरों की ताकत ने मेरे अंदर छुपे हुए डेस्टिनी टोकन को पूरी तरह से जगा दिया था। अब बस मुझे हजारों सालों की उस दिव्य ऊर्जा और ताकत को इकट्ठा करना था और फिर मैं एक ही झटके में अमरता की सीढ़ियां चढ़ सकता था। मैंने मन ही मन एक खूंखार हंसी हंसते हुए सोचा, भाड़ में जाए ये सारी दौलत और शोहरत, अब मैं अमर होकर दिखाऊंगा। जब मैं अपने ख्यालों से बाहर आया तो यूनलुओ काफी दूर जा चुकी थी और मेरी आंखों के सामने तैर रहा वो जादुई नजारा भी धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने पलटकर अपने पीछे खड़े उन 10 खास सैनिकों को देखा। अपने दिल में उठ रहे खौफ और गुस्से को दबाते हुए मैंने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और किसी को चांदी लाने का हुक्म दिया। भाइयों, आज आप सब मेरे यानी लू के घर ड्यूटी पर आए हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आप सबके स्वागत में एक शानदार दावत दी जाए। उस रात लॉन्कियाओ के एक महंगे क्लब के प्राइवेट कमरे में वो 10 सैनिक शराब के नशे में पूरी तरह धुत पड़े थे। लड़कियों के सहारे वो सब वहां से लड़खड़ाते हुए निकल गए और पीछे रह गया सिर्फ मैं, जो अकेला बैठा अपने आगे के दांव के बारे में सोच रहा था। पे किनफंग सच में मौत से खेल रहा था। मैं हमेशा से एक शांत इंसान रहा हूँ, लेकिन इन 10 सैनिकों को मेरे घर में बैठाकर उसने मेरे गले पर नंगी तलवार रख दी थी। पे किनफेंग ने इस बार मुझे बहुत कम आंका था और अपने इन पियक्कड़ बेवकूफ़ों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में गूंज रहे उन मंत्रों को महसूस करने लगा। अचानक मेरी किस्मत के पन्नों में एक जोर की हलचल हुई और वो उलझे हुए मंत्र पल भर में मुझे समझ आने लगे। लेकिन इसके साथ ही मेरे 10 सालों का डाओ यूं भी खर्च होने लगा। कुछ ही देर में मैंने दूचन कल्टीवेशन तकनीक का पहला स्तर पार कर लिया था, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 1 साल का डाओ यूं बचा था। सिर्फ शुरुआत करने में ही मेरे 9 साल का डाओ यूं स्वाहा हो गया और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था कि इसे और कहाँ से हासिल किया जाए। ये सौदा तो पूरी तरह से घाटे का था। खैर, मैंने सोचा अभी कल्टीवेशन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। मौत वैसे भी मेरे सिर पर मंडरा रही थी। दाजिन नाम का यह डूबता हुआ जहाज कभी भी चकनाचूर हो सकता था। सिर्फ इसी साल अकाल पीड़ितों ने 3 बार भयंकर बगावत कर दी थी। इससे पहले कि दाजिन पूरी तरह तबाह हो जाए, मुझे इस अराजकता में खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ तो ताकत जुटानी ही थी। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की। मेरी किस्मत के कांपने के साथ मेरी ताकत में तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन मेरी ऊर्जा खींचने की रफ्तार किसी तूफान की तरह बढ़ गई। ये तब तक नहीं रुकी जब तक मैंने दुचन के पहले स्तर को पूरी तरह तोड़ नहीं दिया, और इसके साथ ही मेरा बचा हुआ डाओ यूं भी पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पलक झपकते ही पूरी तरह कंगाल हो जाऊंगा। बिना डाओ यूं के मेरी कल्टीवेशन की रफ्तार चींटी से भी धीमी थी। मुझे हर हाल में इसे वापस पाने का कोई रास्ता खोजना ही था। उसी वक्त महल में पेई किनफेंग परेशान सा यूनलुओ के छोटे से आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन उस गधे ने पूरा रास्ता रोक रखा था। यूनलुओ के साथ घूमने वाला वो गधा देखने से ही किसी आम जानवर जैसा नहीं लगता था। मजबूरन पेई किनफेंग ने गला साफ किया और बेहद अदब से बोला, सीनियर, रसोई में कुछ खास मिठाइयां बनी हैं। मैं चाहता था कि परी इन्हें चखें, लेकिन वो गधा बस चुपचाप अपनी घास चरता रहा, जैसे उसे इंसानों की बात समझ ही ना आती हो। पेई किनफेंग को वहां खड़े खड़े बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यूनलुओ को दाजिन आए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन पेई किनफेंग को एक बार भी अकेले में उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था। अब तो हालत ये थी कि अगर यूनलुओ बस उसकी तरफ देखकर सिर भी हिला दें तो वो खुशी से पागल हो जाता। वो सच में किसी सड़क के कुत्ते की तरह उनके पीछे दुम हिला रहा था। काफी देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद हार मानकर पेई किनफेंग को वो मिठाइयों का डिब्बा वहीं छोड़ना पड़ा। जैसे ही वो गया,
उस बूढ़े गधे ने डिब्बा मुंह में दबाया और आंगन में जाकर इंसानी आवाज में बोला, पेई परिवार के उस लड़के ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। मैं जादुई गोलियां खा चुकी हूँ, युनलुओ ने जवाब दिया। वो गधा मजे से मिठाइयां खाते हुए बोला, भले ही तुम्हारे पास जादुई ताकतें हैं, लेकिन इस चेंगशेंडी में आने के बाद तुम्हें भी आम इंसानों की तरह खाना पड़ेगा। और फिर उस पेई परिवार के लड़के की काबिलियत और रुतबा भी कोई बुरा नहीं है। तुम्हारे दुचन सेक्ट में ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि तुम कभी प्यार नहीं कर सकती। युनलुओ ने तिरछी नजरों से उसे देखा और तंज कसते हुए बोली, क्या आपको भी पेई परिवार ने रिश्वत दे दी है? उस दाओजुन एम्परर ने मुझे 1000 साल पुरानी एक जादुई जड़ी बूटी दी है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो लगा था कि बुढ़ापे में आपकी आंखें और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। युनलुओ का ये तीखा ताना सुनकर गधा पल भर के लिए रुका, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, सिर्फ जुबान हिलाने से अगर इतना बड़ा फायदा मिल रहा हो तो सिर्फ कोई बेवकूफ ही उसे ठुकराएगा। और वैसे भी अमर बनाने वाली उस जादुई दवा को ढूंढने के लिए हमें पेई परिवार की मदद की जरूरत पड़ेगी ही। अमरता की वो दवा ढूंढना ही युनलुओ का चेंगशियांडी आने का इकलौता मकसद था, और ये दुचन सेक्ट का पिछले 10,000 सालों का सबसे बड़ा मिशन था। तभी गधे ने अचानक बात पलटते हुए पूछा, तुमने उस लड़के को दुचन सेक्ट की सबसे खास कल्टीवेशन तकनीक क्यों दी? कहीं तुम उस पर दिल तो नहीं हार बैठी? ये दुचन सेक्ट का उस पर एक कर्ज था, युनलुओ ने कहा। तुम बिल्कुल अपने गुरु की तरह बेवकूफ हो। दुचन तकनीक हमारे संप्रदाय की सबसे मुश्किल तकनीक है। वो अपनी पूरी जिंदगी में भी उसे नहीं सीख पाएगा। गधे की ये बात सुनकर युनलुओ थोड़ी सोच में पड़ गई। तो फिर ठीक है, मैं कल जाकर उसे कोई आम सी तकनीक दे दूंगी। अरे मेरी माँ, गधा अपना सिर पीटते हुए बोला, इस तरह बार बार उसके घर जाकर क्या तुम उसकी जान लेना चाहती हो? वो लू परिवार का वारिस आखिरकार एक नौकर ही है। वो तो शुक्र है कि लड़का चालाक निकला और उस दिन तुमसे दूर ही भागना चाहता था। गधा उसकी इस नासमझी पर बहुत चिढ़ गया था। युनलुओ ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, तो फिर मुझे उस लू परिवार के वारिस से कैसे मिलना चाहिए? युनलुओ का ऐसा सीधा सादा बर्ताव देखकर गधे के मन में शरारत सूझी। तुम रात के अंधेरे में दीवार फांदकर उसके घर जाना और उसे वो तकनीक दे देना। इस तरह उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। युनलुओ ने समझदारी से सिर हिलाया। हाँ, इस तरह पेई परिवार को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसने गधे का शुक्रिया अदा किया और एक ही छलांग में रात के अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही वो बूढ़ा गधा हांस हांस कर लोटपोट हो रहा था। एक परी रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से एक आम इंसान से मिलने जा रही है। बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कुछ ही देर में युनलुओ मेरी हवेली पहुंच गई, लेकिन वहां आते ही उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। उसे पता ही नहीं था कि मैं किस कमरे में सोता हूँ। चेंगशियांडी एक बहुत ही रहस्यमयी जगह थी, जहां उसकी बहुत सी जादुई ताकतें काम नहीं करती थीं। नतीजा ये हुआ कि वो पूरी रात मुझे ढूंढती रही, लेकिन जब सुबह तक मैं उसे नहीं मिला तो वो हार मानकर उदास मन से अपने आंगन में लौट आई। उधर पेई किनफेंग नाश्ते का डिब्बा लिए दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैं युनलुओ परी से मिलना चाहता हूँ, उसने आवाज लगाई। गधे ने एक लंबी उबासी ली और अपनी घास चरना जारी रखा। उसकी मौजूदगी में कोई भी अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वो दुचन सेक्ट का रक्षक जानवर था। अगर किसी ने युनलुओ को खरोंच भी पहुंचाने की कोशिश की तो चाहे वो दाओजुन एम्परर ही क्यों न हो, उसकी रूह तक को मिटा दिया जाएगा। युनलुओ के कंधों पर एक सोए हुए देवता को वापस जिंदा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक ऐसा देवता जो इस दुनिया का इकलौता और असली अमर भगवान बन सकता था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पेई किनफेंग उस वक्त बाहर किस बेवकूफ़ी भरे हाल में खड़ा था। मैं तो बस अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर सड़कों से गुजर रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं घोड़े से नीचे उतरा। सारे सैनिक बुरी तरह हाँफ रहे थे, लेकिन मैं, जो हमेशा से बीमार और कमज़ोर रहता था, मेरे चेहरे पर थकान की एक लकीर तक नहीं थी और ना ही मेरी सांसें तेज हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि दूचन के पहले स्तर को पार करने के बाद मेरी शारीरिक ताकत कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी मैंने नाटक करते हुए गहरी सांसें लेने का दिखावा किया। सैनिकों का लीडर तारीफ करते हुए बोला, लू साहब, आप भले ही एक व्यापारी हैं, लेकिन आप सच में एक बहुत ही दमदार और खुले दिल वाले इंसान हैं। मैं तो बस आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जनरल। आगे से इस हवेली की सुरक्षा पूरी तरह से आप ही लोगों के हाथों में है, मैंने चापलूसी करते हुए कहा। मेरी जुबान से जनरल शब्द सुनते ही वो लीडर खुशी से फूला नहीं समाया। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे और इन सैनिकों का मेरे प्रति रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वो मेरे हर काम को नजरअंदाज कर रहे थे। आखिरकार मेरी चांदी की खनक ने उनकी आंखों पर पट्टी जो बांध दी थी, ये पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च हुआ था। इसके बाद मैं अकेला घर के अंदर गया और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी शाओ चैंग को महल के पिछले कई सालों के सारे खाते लेकर आने को कहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं असल में कोई हिसाब किताब नहीं चेक कर रहा था, बल्कि मैं डाओ यूं हासिल करने का रास्ता खोज रहा था। अगर पेई परिवार का इतने सालों से अमर लोगों से सीधा संपर्क था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेई किनफेंग कल्टीवेशन न करता हो। और कल्टीवेशन करने के लिए जादुई दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिसे खरीदने के लिए पैसा यकीनन इसी पानी के व्यापार से जाता होगा। पन्ने पलटते हुए अचानक मेरे हाथ रुक गए और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
3 मार्च को शाही महल के हिजड़े जाओ फेंग ने 20,000 सिल्वर निकाले जियो इमॉर्टल फ्रूट खरीदने के लिए। इस जादुई फल के बारे में कहा जाता था कि यह इंसान की उम्र बढ़ा देता है और बड़े बड़े अमीर लोग इसे एक खजाने की तरह मानते थे। शाही दरबार ने तो इसे सीधे तौर पर एक नजराना घोषित कर दिया था, शाओ चेंग जाओ और कुछ जियो इमॉर्टल फ्रूट लेकर आओ। यह सुनकर शाओ चेंग का चेहरा लटक गया। साहब, ये एक शाही नजराना है, इसे ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे हासिल करने का इकलौता सीधा रास्ता था खुद सम्राट से इसे इनाम के रूप में पाना। सारी अच्छी चीजें तो ये पेई परिवार डकार कर बैठा था। मैंने मन ही मन गाली दी कि ये डाजिन बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है, लेकिन चेहरे पर बिना कोई भाव लाए मैंने कहा, अगर सीधे रास्ते से नहीं मिलता तो कोई उल्टा रास्ता निकालो। इसके बाद सैनिकों को एक और दावत देने के बहाने मैं फिर से उसी क्लब में पहुंचा। इस बार मुझे कोई खास इंतजाम नहीं करना पड़ा। सैनिक खुद ब खुद अपनी पसंद के कमरों में घुस गए। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा। तब जाकर शाओ चेंग एक छोटा सा डिब्बा सीने से लगाए कमरे में दाखिल हुआ। उसने बहुत ही भारी मन से वो डिब्बा मेज पर रख दिया। हे भगवान साहब, इसकी कीमत तो आसमान छू रही है। सिर्फ इन चंद फलों के लिए उन्होंने मुझसे पूरे 100 सिल्वर ऐंठ लिए। मैंने एक फल उठाया और पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिले? उसने पानी का एक घूंट पिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, बड़े दवाखानों में ये छुप छुप कर बिकते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा स्टॉक नहीं होता। अगर आपको और चाहिए तो आपको इस शहर के सबसे बड़े गुलाम व्यापारी लाओ डुबिंग के पास जाना होगा। मैंने एक फल उठाया और अपने मुंह में रख लिया। अगले ही पल मेरे अंदर की वो रहस्यमयी ऊर्जा कांप उठी। मेरा डाव यूं बढ़ गया था, लेकिन ये अभी भी 1 साल के बराबर नहीं था। मेरे अंदर एक जोश दौड़ गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। कल्टीवेशन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हासिल न की जा सके। डाजिन के इन अमीरों को ये राज बहुत पहले ही पता चल चुका था। मैंने बचे हुए 9 फल भी एक साथ निगल लिए, लेकिन फिर भी मेरा डाओ यूं 1 साल तक नहीं पहुंच पाया। ये बिल्कुल भी काफी नहीं था। शाओ चेंग, वापस लाओ डुबिंग के पास जाओ, मैंने हुक्म दिया। मुझे 5,000 सिल्वर के जादुई फल और ला कर दो, लेकिन याद रखना ये एक शाही खजाने की चोरी है, इसलिए किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मुझे लगा था कि शाओ चेंग शहर में जाकर आसानी से ये सौदा कर लेगा, लेकिन लाओ डुबिंग ने मौके का फायदा उठाते हुए फलों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। काफी मोलभाव करने के बाद आखिरकार एक फल की कीमत 18 सिल्वर तय हुई। शाओ चेंग ने भारी मन से 2,000 सिल्वर के नोट निकाले और 100 जादुई फल लेकर वहां से निकल गया। ये तो सिर्फ पेशगी थी, बाकी के पैसे डिलीवरी मिलने के बाद दिए जाने थे। लेकिन किसे पता था कि शाओ चेंग के जाते ही लाओ डुबिंग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाएंगे। उसने दवा का एक प्याला उठाया और पीछे बने एक गुप्त कमरे के दरवाजे पर जाकर धीरे से 3 बार दस्तक दी। मालिक, आपकी दवा तैयार है, उसने अदब से कहा। कुछ देर बाद अंदर से एक बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज आई। वो इंसान इतने सारे जादुई फल क्यों खरीद रहा है? ये गुलाम नहीं जानता मालिक। हो सकता है वो भी अमरता की तलाश में नया नया आया हो। उस जवान मालिक ने बड़ी ही हिकारत से कहा, अगर उसे इतने सारे फलों की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब उसकी काबिलियत 2 कौड़ी की है। वो मेरे आधे के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर लाओ डुबिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मालिक, क्या आपने कल्टीवेशन पूरी कर ली है? ज्यादा से ज्यादा 3 महीने और कम से कम 1 महीना। दरवाजे के पार से आती उस आवाज में एक घमंड भरा हुआ था। अब तक मेरी आधी नींव पक्की हो चुकी है। असल में भले ही यह चेंग शियांडी कुदरती नियमों से बंधा हुआ था, लेकिन यह इंसान की अंदरूनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता था। अगर कोई अपनी नींव को पूरी तरह मजबूत कर लेता तो उसके पास अमर होने का एक सुनहरा मौका था। मालिक, आप सच में महान हैं। लाओ डुबिंग खुशी से कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। इस चेंग शियांडी को खुले हुए अभी सिर्फ 5 साल ही हुए थे और उसके मालिक ने अपनी आधी कल्टीवेशन पूरी भी कर ली थी। वो सच में कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक अजूबा था। दूसरी तरफ शाओ चेंग भी क्लब में वापस लौट आया था और मुझे बढ़ी हुई कीमत के बारे में बता रहा था। पैसा कोई मसला नहीं है, बस सामान मिलना चाहिए, मैंने कहा और मुट्ठी भर जादुई फल एक साथ अपने मुंह में भर लिए। मेरी ये एक मुट्ठी ही कई 100 सिल्वर की थी। इतना पैसा जितना एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। जब आखिरी फल मेरे गले से नीचे उतरा तो मेरा डाओ यूं आखिरकार 2 साल तक पहुंच गया। मैंने पूरे 5,000 सिल्वर बर्बाद कर दिए थे, लेकिन फिर भी ये युनलुओं की उस जादुई गोली के 5वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं, बल्कि जिंदगी दांव पर लगाने जैसा था। उम्मीद है कि दूसरी कल्टीवेशन तकनीक मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। इसके बाद मैं फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू कर दी। मेरा डाओ यूं पानी की तरह बहने लगा। अगर मैं इस डाओ यूं का इस्तेमाल न करता तो मुझे इस दूसरे स्तर तक पहुंचने में ही 10 साल लग जाते। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इस पहले चरण में ही कुल 9 स्तर थे। कल्टीवेशन का ये रास्ता सच में इंसान को तोड़ कर रख देने वाला था। ठीक उसी वक्त लू हवेली की छत पर युनलुओ एक बार फिर से खड़ी थी। उसे पूरा यकीन था कि नीचे वाला कमरा मेरा ही था, लेकिन किस्मत देखिए, मैं वहां भी मौजूद नहीं था।
आखिर ये इंसान रात को जाता कहाँ है? वो खुद से ही झुंझलाते हुए बोली। जब तक सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी, मेरा सारा डाव यूं पूरी तरह सूख चुका था। लेकिन दूचन कल्टीवेशन का दूसरा स्तर मैंने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। मेरे पास कुल 10,000 सिल्वर जमा थे, जिसमें से 2,000 मैं दे चुका था और अब सिर्फ 8,000 बचे थे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने शरीर में एक बहुत ही अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मैंने अपने शरीर को ध्यान से देखा और मुस्कुरा उठा। यह पैसा सच में वसूल हो गया था। मेरे शरीर का हर हिस्सा पहले से ज्यादा ताकतवर और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था। मेरी पहले की वो बीमार और टूटी हुई हालत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दुचन के दूसरे स्तर ने मेरी हर कमजोरी को मिटा दिया था। उधर राजमहल में युनलुओ एक बार फिर से छुपते छुपाते अपने कमरे में लौटी। लगातार 2 रातें बर्बाद करने के बाद उसे सिर्फ एक ही बात समझ आई थी। मैं रात को अपने घर पर नहीं सोता था। जैसे ही वो उदास होकर अंदर जाने लगी, तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिससे वो सख्त नफरत करती थी। युनलुओ परी! पेई खिनफेंग उसकी पीठ देखते ही खुशी से हाथ हिलाने लगा था। पूरे 3 दिन बाद उसे आखिरकार युनलुओ की झलक देखने को मिली थी। लेकिन युनलुओ के लिए उसकी मौजूदगी सिरदर्द से कम नहीं थी। वो उसे नजरअंदाज करके अंदर जाने ही वाली थी कि पेई खिनफेंग ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी सरकारी मामलों पर बात करने आया हूँ। शहर के पानी के व्यापार को लेकर मैंने लू नाम के उस मैनेजर को भी बुलवा लिया है। ये सुनते ही युनलुओ के कदम रुक गए। उसने मुड़कर पूछा कि उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। उसे लगा था कि शायद पेई खिनफेंग को उसके रात में बाहर जाने की भनक लग गई है। लेकिन पेई खिनफेंग ने बड़े ही गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, वो पूरे शहर के पानी के व्यापार का सबसे बड़ा मैनेजर है और इस पूरे शहर में पानी की नसों को उससे बेहतर कोई नहीं समझता। अगर आपको लगता है कि वो इस लायक नहीं है तो मैं अभी के अभी किसी और को ले आऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, युनलुओ ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। युनलुओ के सिर्फ इतना कहने भर से पेई खिनफेंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे पता था कि अगर वो इस परी का दिल जीतने में कामयाब हो गया तो उसके पिता सम्राट उसे सीधा राजकुमार घोषित कर देंगे और हो सकता है समय से पहले ही राजगद्दी भी सौंप दें। डाओजुन एम्परर ने खुद उसे इस बात का लालच दिया था। आजकल मेरा ये चापलूसी का नाटक कुछ ज्यादा ही हावी होने लगा था। कुछ ही देर बाद राजमहल के एक बड़े से हॉल में मैं बाकी लोगों के साथ सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। तभी कोने से एक बेहद खूबसूरत परछाई बाहर निकली। मैंने अपना सिर उठाया, हमारी नजरें मिली और दोनों पल भर के लिए ठिठक गए। लेकिन अगले ही पल मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं मेरी दूसरे स्तर की कल्टीवेशन का राज खुल तो नहीं गया? मैंने तुरंत अपना सिर नीचे किया और दूचन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने अंदर की ऊर्जा को पूरी तरह से छिपा लिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। जब युनलुओ ने लोगों के दिलों की आवाज सुनने वाली अपनी जादुई ताकत डीटिंग का इस्तेमाल किया तो उसे मेरे दिमाग के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी मिली। मेरी इस रुकावट और बचाव ने युनलुओ को थोड़ी उलझन में डाल दिया। आखिर इससे पहले किसी ने उसके साथ ऐसा सुलूक कब किया था? लेकिन वो मुझे कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसे बस मुझे एक मामूली सी कल्टीवेशन तकनीक देकर अपना कर्ज चुकाना था और इस बात को यहीं खत्म करना था। नॉट प्रिंस और युनलुओ परी को मेरा प्रणाम। मेरे झुककर अभिवादन करने से उसकी सोच का सिलसिला टूट गया। पेई खिनफेंग भी आगे बढ़कर हमारे बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चिर परिचित घमंडी अंदाज में ताना मारते हुए कहा, मैंने सुना है कि आजकल तुम अपना सारा वक्त कोठों पर बिता रहे हो। अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए और अपने लिए कोई शरीफ लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। वो युनलुओ के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोठों पर जाना भी तो मेरे इसी नाटक का हिस्सा था। उनकी नजरों में मैं जितना गिरा हुआ रहूंगा, मैं उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लिया। मालिक बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन मेरे इतना कहते ही युनलुओ ने मुझे एक ऐसी गहरी और ठंडी नजर से देखा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल उसने एक ऐसे सच से पर्दा उठाया जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। शरीर और प्राणों की साधना, अपनी मूल ऊर्जा को बचाकर रखना। अब गुस्सा होने की बारी उसकी थी। वो पूरी रात मेरी हवेली की छत पर ठंडी हवाओं के थपेड़े खाती रहीं, ये सोचकर कि मैं कहीं बाहर हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं किसी कोठे पर सो रहा था। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि कोठे पर जाने के बावजूद मेरी मूल ऊर्जा प्राइमल यांग पूरी तरह सुरक्षित थी। आखिर मैं ऐसी जगह पर जाता ही क्यों था? उसने अनजाने में फिर से डीटिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे मेरे मन से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसके उलट पास खड़े पेई खिनफेंग के मन से उठने वाले भयानक और गंदे ख्यालों का शोर उसके कानों में गूंजने लगा। औरतों के साथ बच्चे पैदा करना और मर्दों के साथ। उस एक पल में युनलुओ के अंदर एक ऐसी गहरी नफरत पैदा हो गई जिसे वो दबा नहीं पा रही थी। उसे पता था कि इस दुनिया के लोगों में इस तरह के शौक आम हैं, लेकिन इतना घिनौनापन उसके बर्दाश्त के बाहर था। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि माहौल बिगड़ रहा है। मैंने जल्दी से हाथ जोड़े और झुककर कहा, शहर के बड़े घरानों के नौजवान काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। बेहतर होगा कि मालिक और परी जी पहले अपनी जगह ग्रहण करें और फिर आराम से बात करें, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। पेई खिनफेंग को मेरी ये चापलूसी बहुत पसंद आई। मेरे जरिए उसे एक बार फिर से अपना रुतबा दिखाने का मौका मिल गया था। उसने पलटकर युनलुओ की खुशामद करनी शुरू कर दी। युनलुओ परी, कृपया अंदर पधारें।
लेकिन यूनलुओ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें अभी भी मुझ पर ही टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि मेरे मन की वो दीवार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। ये बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। जब वो हॉल में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठी, तब तक मैं खिसक कर भीड़ में कहीं गुम हो चुका था। ये लू परिवार का वारिस सच में किसी चिकनी मछली की तरह है जो बार बार हाथ से फिसल जाता है, पेई किनफेंग ने बुदबुदाते हुए कहा। इसके बाद वो अमीर घरानों के लड़कों से यूनलुओ की पहचान कराने ही वाला था कि यूनलुओ ने उसे बीच में टोक दिया। मुझे सिर्फ पानी के व्यापार के बारे में जानना है, उसने सख्त लहजे में कहा। पेई किनफेंग ने अपना गला साफ किया और मुझे आगे आकर परी के सवालों का जवाब देने का हुक्म दिया। यूनलुओ ने मेरी तरफ देखा और पूछा, शहर में कितने कुएं हैं और उनके पानी में क्या फर्क है? कुल मिलाकर 1200 कुएं हैं, मैंने तुरंत जवाब दिया। ज्यादातर कुओं का पानी खारा है, जिसे पीने लायक बनाने के लिए 1 रात तक छोड़ना पड़ता है। 200 कुएं साफ पानी के हैं जिसे सीधे पिया जा सकता है, और 80 से भी कम कुएं ऐसे हैं जिनका पानी मीठा है। टियानशुई, राजशाही और अमीर लोग इसी मीठे पानी को पसंद करते हैं। मुझे शहर का सबसे बेहतरीन मीठे पानी का कुआं दिखाओ, यूनलुओ ने कहा। मैंने पहले ही अपने आदमियों को शहर का सबसे बेहतरीन पानी महल में पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। ये आज सुबह ही निकाला गया है, मैंने अदब से कहा। लेकिन यूनलुओ ने अपना सिर हिलाया और एक ऐसी बात बताई जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुएं से निकलने के 1 घंटे बाद पानी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा लिंकी खत्म हो जाती है, फिर उसमें कोई खासियत नहीं बचती। क्या इस शहर के मीठे पानी के कुएं कोई जादुई झरने हैं? हमारे पास 1 घंटे के अंदर निकाला गया पानी भी मौजूद है। मैंने खास तौर पर हर आधे घंटे में पानी की डिलीवरी का इंतजाम कर रखा है। मेरी इस बात ने यूनलुओ को पूरी तरह हैरान कर दिया। लू परिवार का यह वारिस सच में काम का इंसान था। उस बेवकूफ पेई किनफेंग से तो 1000 गुना बेहतर। उसकी सारी उलझनें पल भर में दूर हो गईं। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और चुप हो गई। ये देखकर पेई किनफेंग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें 500 सिल्वर का इनाम दिया जाता है। अगर परी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए तो इसके लिए हजारों लुटाना भी जायज है, उसने घमंड से कहा। मैंने शुक्रिया अदा किया और वो नोट ले लिए। मन ही मन मैंने हिसाब लगाया। 500 सिल्वर से 20 से ज्यादा जादुई फल खरीदे जा सकते हैं, जिसका मतलब है आधे साल का डाओ यूं। अब मेरे पास 8500 सिल्वर जमा थे, यानी 8.5 डाओ यूं। तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे अभी 1.5 दाओ यूं और चाहिए था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद मेरे अंदर खुद को बचाने की कुछ ताकत आ जाएगी। मैंने अपनी इस खुशी को दबाते हुए गहरी सांस छोड़ी, हाथ जोड़े और कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि पानी आया या नहीं। जाओ, पेई किनफेंग ने कहा। और हाँ, आगे से खुद को मामूली नौकर या शावड़े कहना बंद करो। तुम बहुत जल्द दार्जिलिंग के एक नवाब बनने वाले हो। उसके ये कहते ही आसपास खड़े लोगों के देखने का नजरिया तुरंत बदल गया। पेई किनफेंग जानबूझकर सबके सामने मेरी अहमियत बढ़ा रहा था। मैंने तुरंत ऐसा चेहरा बनाया जैसे मैं इस इज्जत के बोझ तले दब गया हूँ। मैं कई बार सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से निकल गया, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि जैसे ही मैंने हॉल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, मेरे चेहरे की वो सारी बनावटी खुशी गायब हो गई और आंखों में गहरी नफरत उभर आई। किसी की भी नजर मेरे इस बदलते रूप पर नहीं पड़ी, सिवाय यूनलुओ के। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। महल के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने उस ताजे पानी का एक घूंट भरा। मेरी किस्मत डाओ यूं में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन मेरे शरीर की नसों में दौड़ रही ऊर्जा अचानक तेज हो गई। शायद यही वो आध्यात्मिक ऊर्जा लिंकी थी। अब समझ आया कि ये अमीर लोग इस मीठे पानी के लिए इतने पागल क्यों रहते हैं। लेकिन डाओ यूं कोई आम आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए यह मेरे किसी काम की नहीं थी। मैं पानी का कटोरा लेकर वापस लौटा। यूनलुओ ने अपनी उंगली उस पानी में डुबोई और उसकी एक जादुई लहर पानी की सतह पर नाच उठी। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, यह कुआं कहाँ है? ये लोंगक्याओ वाले पानी के गोदाम का लोंगक्वान कुआं है, मैंने जवाब दिया। सबसे बेहतरीन पानी पर शाही परिवार का ही हक होता है। लोंगक्वान कुआं यकीनन इस शहर का सबसे मुख्य पानी का स्रोत है। इसकी अच्छी तरह रखवाली करना, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो सीधा मुझे बताना, यूनलुओ ने आदेश दिया। जो हुक्म। मैंने सिर झुकाया और वापस भीड़ में छुप गया। लेकिन इस बार आसपास के अमीर लोग मुझसे बातें करने लगे। अभी मुझे नवाब की उपाधि मिली भी नहीं थी, और ये सब अभी से मेरी चापलूसी करने लगे थे। यही तो है इस झूठे रुतबे और ताकत का असली खेल। शाम के वक्त मैं खुद लोंगक्वान कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, कुएं के पानी में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अनगिनत मछलियां सतह पर आ गईं। पिछले 1 साल से यहाँ ये अजीब घटना रोज हो रही थी। मैंने अपनी सारी ऊर्जा अपनी आंखों पर केंद्रित की। मेरे सामने जो नजारा था उसने मुझे सन्न कर दिया। पानी की सतह पर सतरंगी रंग तैर रहे थे। मैंने तुरंत एक बाल्टी पानी निकाला तो देखा कि वो रंग सिर्फ पानी की एक पतली सी ऊपरी परत पर ही थे। आसपास काम कर रहे मजदूरों को यह सब बिल्कुल आम लग रहा था, क्योंकि उन्हें वो रंग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मैंने एक छोटा चम्मच भरकर वो सतरंगी पानी पिया। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरी किस्मत के पन्नों में हलचल हुई, लेकिन इस बार जो बढ़ा वो डाओ यून नहीं था,
बल्कि वो शियानयांग अमरता का रस था। भले ही ये बहुत थोड़ा सा था, लेकिन आखिरकार मुझे इसे हासिल करने का एक तरीका मिल गया था। मैंने जल्दी से 2 घूंट और पिए। वो सतरंगी परत गायब हो गई और कुएं का पानी फिर से बिल्कुल शांत हो गया। 1 यूनिट शियानयांग पूरा होने में अभी भी 1/3 की कमी थी। अगर मैं रोज ये पानी पीता रहूं तो 1 महीने में मेरे पास 20 यूनिट जमा हो जाएंगे। डाओ यूं का काम इंसान की समझ और ज्ञान बढ़ाना था, लेकिन शियानयांग का सीधा रिश्ता अमर होने की किस्मत शियान युआन से था। लेकिन मेरे पुश्तैनी जेड पेंडेंट को छोड़कर मैं इस अमरता को और कहां से हासिल कर सकता था? मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अभी सबसे जरूरी काम कुछ और था। आधे घंटे बाद शाओचेंग जादुई फलों की दूसरी खेप लेकर आ गया। कुल 100 फल, जिनसे मुझे 2 साल का डाओ यून मिला। 2000 चुकाने के बाद अब मेरे पास 6500 सिल्वर बचे थे। मैंने पहरे पर खड़े सैनिकों को वहां से भेज दिया और अपने कमरे में जाकर कल्टीवेशन शुरू कर दी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त यूनलुओ भी चुपचाप मेरे आंगन में उतर चुकी थी। जैसे ही वो कमरे के करीब आई, उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। इस चेंगशी अंडी में कुदरती नियमों की पाबंदियां थीं। यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए एक मजबूत नींव डाओ फाउंडेशन का होना जरूरी था। लेकिन मेरे कमरे से जो ऊर्जा छनकर बाहर आ रही थी, वो साफ बता रही थी कि मैंने दुचन सेक्ट की सबसे मुश्किल दुचन डाओ फाउंडेशन को पार कर लिया है। एक ऐसा इंसान जिससे उसकी किस्मत छीन ली गई हो, वो भी इन कुदरती पाबंदियों को सहते हुए कल्टीवेशन कर रहा था। यकीनन इस इंसान की काबिलियत और हौसला किसी अजूबे से कम नहीं है। ये सोचकर यूनलुओ ने एक गहरी आह भरी। उसके संप्रदाय के बड़ों ने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। यूनलुओ ने फैसला किया कि वो मुझे एक और मौका देगी। उसने धीरे से मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया और वो ऊर्जा की लहरें भी अचानक शांत हो गईं। यूनलुओ दोबारा दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि उसे कुछ अजीब लगा। जैसे ही उसने झटके से दरवाजा खोला, उसने देखा कि मैं खिड़की फांद कर भाग रहा हूँ। ये इंसान सच में कोई जादुई मछली है। उसने झल्लाते हुए अपने माथे पर हाथ रखा। उस वक्त मैं अपनी जान बचाकर भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मैंने भागने का ये रास्ता अनगिनत बार अपने दिमाग में सोच रखा था। मुझे नहीं पता था कि आने वाला मेरा दोस्त है या दुश्मन, लेकिन आधी रात को अकेले मेरे कमरे में घुसने वाले का इरादा खतरनाक ही हो सकता है। मैं अभी इस बात की खुशी मना ही रहा था कि मैं भागने में कामयाब हो गया कि तभी मेरे कानों में पानी की एक बूंद गिरने की साफ आवाज आई। अगले ही पल मेरा शरीर वहीं का वहीं जड़ हो गया। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। तुम भाग क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? ऊपर से यूनलुओ की बेहद कोमल आवाज आई। मैंने अपनी झेप मिटाते हुए हाथ जोड़े और कहा, यूनलुओ परी को मेरा प्रणाम। यूनलुओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम जिस तरह से अभी भाग रहे थे, वो कहीं से भी प्रणाम करने जैसा तो नहीं लग रहा था। मैंने सिर झुकाए हुए सफाई दी। परी जी, मैं सालों से एक व्यापारी हूँ। मुझ पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। अगर मैं हर वक्त चौकन्ना न रहूं तो अब तक मेरी हड्डियां भी मिट्टी में मिल चुकी होती। फिर मैंने अचानक बात पलटते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि परी जी का आधी रात को इस गरीब के घर आने का क्या मकसद है? मैं तुम्हें क्यूई ऊर्जा को काबू करने की एक बहुत ही आसान तकनीक सिखाने आई हूँ। मेरा हाथ पकड़ो, इसमें बस कुछ ही पल लगेंगे। ये कहकर यूनलुओ ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था। वो समझ गई थी कि मैं अपनी ताकत छिपा रहा हूँ और वो मुझे परखना चाहती थी। लेकिन जब मुझे पता ही है कि वो मेरा इम्तिहान ले रही है, तो फिर नाटक करने का क्या फायदा? मैंने सीधे सीधे कबूल कर लिया कि मैंने दुचन तकनीक सीख ली है। जब कोई बात छुपाई न जा सके तो पीछे हटना ही सबसे बड़ा दांव होता है। आखिरकार वो किताब उसी ने तो मुझे दी थी। दुचन की नींव हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा और गुप्त राज है। पिछले कई हजार सालों में शायद ही कोई इसे सीख पाया है। तुमने इसे किस हद तक समझ लिया है? यूनलुओ की शांत आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे बस अपने पेट के निचले हिस्से डांटियन में एक हल्की सी हवा महसूस होती है। मैं चाहूंगा कि परी जी इस बारे में मेरा कुछ मार्गदर्शन करें। मैंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर उसे लगेगा कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत हुनर है, लेकिन वो पूरे 10-15 सेकंड तक एकदम खामोश रही। आखिरकार उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, शुरुआती स्तर। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में उसे सीख लिया है। वो बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। पिछले 1000 सालों में कोई भी दुचन तकनीक को सीख नहीं पाया था और मैं इस दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जिसने यह कर दिखाया था। इसका मतलब था कि मैं बिना किसी शर्त के दुचन सेक्ट में शामिल हो सकता था, वो भी सीधे एक एल्डर गुरु के रुतबे पर। यूनलुओ अंदर ही अंदर पछता रही थी। मेरी समझदारी से लेकर मेरे बर्ताव तक हर चीज ने उसे प्रभावित किया था और अब तो मेरा हुनर उस पेई परिवार के राजकुमार से भी कई गुना ज्यादा साबित हो चुका था। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि किस्मत के हिसाब से मुझे ही उसका असली रक्षक होना चाहिए था। मैं इस बारे में बहुत सोच समझकर फैसला लूंगा, लेकिन मेरी आपसे बस एक गुजारिश है कि आप इस बात को एक राज ही रखें। मैंने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। जब मैं अपनी ताकत छिपा नहीं पाया था तो मैंने पीछे हटने का नाटक करके अपना हुनर दिखाया था ताकि उसे मेरी असली कीमत समझ में आए। यूनलुओ ने सिर हिलाया। हमारा संप्रदाय किसी बाहरी इंसान के हमारी विद्या सीखने के खिलाफ नहीं है। जब तुम अपना फैसला कर लो तो मेरे पास आना। मैं किसी को भेजकर तुम्हें इस दाजिन साम्राज्य से सुरक्षित बाहर निकाल लूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी। परी जी, आप तो बहुत जल्दी में हैं।
मैं आपकी ठीक से खातिरदारी भी नहीं कर पाया। मैंने बस यूं ही कहने के लिए कह दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर युनलुओ हल्की सी हंसी और उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। अगर तुम सच में मेरी खातिरदारी करना चाहते तो हर बात पर खुद को इतना नीचे नहीं गिराते। कल्टीवेशन बहाव के उल्टी दिशा में नाव चलाने जैसा है। तुम हमेशा हर चीज को परफेक्ट नहीं रख सकते। शाओडे मामूली नौकर। मैं उसे कुछ समझाने ही वाला था कि उसने फिर से मुझे बहुत ही सख्त लहजे में टोक दिया। इस दुनिया में अमर होने के कुल 36 रास्ते हैं और उनमें से दुचेन तकनीक सबसे महान और पहले दर्जे पर है। तुम इस पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हो जिसने इसे सीख लिया है और फिर भी तुम खुद को एक मामूली नौकर कहते हो। युनलुओ के मन में मेरे लिए एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी। ये नफरत असल में एक तरह की निराशा थी, लेकिन न जाने क्यों 2 बार बेइज्जत होने के बाद भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं और भी ज्यादा शांत हो गया। गरीबी में पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं है, मैंने बहुत ही गहरी और शांत आवाज में कहा। जो इंसान वक्त पड़ने पर झुकना और जरूरत पड़ने पर खड़ा होना जानता है वही असली मर्द होता है। मेरा जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ये मामूली नौकर शब्द कोई गाली नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी बचाने और पेट पालने का एक इकलौता हथियार है। मेरी ये बात सुनकर युनलुओ वहीं की वहीं जम गई। उसके मन की वो सारी नफरत और निराशा पल भर में धुएं की तरह गायब हो गई। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और बोली, मुझे माफ करना, मेरे शब्द गलत थे। यह कहकर वो तेजी से वहां से जाने के लिए पलटी। लेकिन वो अभी 2 कदम ही चली होगी कि अचानक उसके पीछे एक बहुत ही भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान उठा। उसने अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए पीछे मुड़कर देखा। मैं कोई शुरुआती स्तर पर नहीं था। मैंने जीडाओ कल्टीवेशन का पहला बड़ा पड़ाव का पहला स्तर पार कर लिया था। मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे अपने पहले स्तर की असली ताकत दिखाई। अभी कुछ देर पहले युनलुओ ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं हर चीज को हमेशा परफेक्ट नहीं रख सकता। अगर मुझे एक विशाल पेड़ बनना है तो मुझे सूरज की रोशनी का सामना करना ही होगा। मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ 4 दिनों के अंदर मैंने दूचन तकनीक का पहला स्तर पार कर लिया है। क्या इसे इस दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाएगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 4000 लाइक्स जरूर पूरे करवा दीजिए। जैसे ही 4000 लाइक्स पूरे होंगे हम इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।